इस फ़ोन से मैं कहीं पे भी फ़ोन मारता हूँ तो उसका फ़ोन हैक हो जाएगा। सिर्फ एक फ़ोन करने से वॉइस कॉल को हम लाइव ट्रैक कर सकते हैं। iOS है, जो एप्पल के डिवाइसेज होते हैं वो सिक्योर है या लेकिन इस फ़ोटो में क्या है कि बेसिकली ये फ़ोटो ऑटोमेटिकली डार्क वेब पे सेल होगी। सर, जब भी सोशल मीडिया के ऊपर कोई फ्रॉड होता है तो एज एन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कैसे आप उसको पकड़ते हैं सर? तो 91 का नोटिस दे के सामने उससे आप उससे कुछ भी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। तो PDR और CDR को हम लेके इन्वेस्टिगेट करते हैं। सर, इसमें नोडल ऑफिसर का क्या रोल होता है? क्या आपके सामने कभी कोई ऐसा केस आया है जिसने आपकी रातों की नींद उड़ा दी हो? बेसिकली एक अंकल जी थे 65 ईयर्स ओल्ड, अपने टाइम पे उन्होंने हैकिंग सीखी थी, का रैप उठाया और उनके सीनियर जो भी थे उनका फ़ोन नंबर डाल के कॉल मिलाया। तो एकदम से जो सामने फ़ोन उठाया उन्होंने कहा जय हिंद जनाब। देखिए, लोग सोचते हैं कि हमने अपने फ़ोन को पकड़ा हुआ हाथ में, लेकिन मैं कहता हूँ ये बॉम्ब है हाथ में। तो आज हमारे साथ हमारे शो में हैं सीनियर साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अमित मल्होत्रा जी। तो सर, स्वागत है आपका हमारे शो के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं बेसिकली साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन स्पेशलिस्ट हूँ। मैं एक NGO के साथ काम कर रहा हूँ जो कि मेरा अपना NGO है। मैं उसका फाउंडर ट्रस्टी हूँ, अखिल भारतीय साइबर सुरक्षा संगठन। तो काफ़ी लोग इसके साथ हमारे साथ अटैच हैं और हम लोग सब मिलके साइबर क्राइम की अवेयरनेस और साइबर क्राइम को न रोकने के लिए काफ़ी तरह से प्रयास करते हैं हम लोग इस NGO के अंदर। सर, मेरा जो पहला सवाल है वो आपके लिए ये है कि जब भी हम किसी सोशल मीडिया से कोई इन्फॉर्मेशन निकालते हैं तो उसको क्या होता है सर नोडल ऑफिसर? नोडल ऑफिसर क्या है कि बेसिकली आप देखोगे कोई भी साइबर क्राइम अगर घटित होता है किसी भी जगह पे, मान लिया कोई फेसबुक से क्राइम हुआ है, जब किसी फ़ोन से क्राइम हुआ है, तो नोडल ऑफिसर का रोल यहाँ पे ये प्ले होता है। नोडल ऑफिसर हमें पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि कहाँ से ये क्राइम हुआ है, किसने की है, उसका IP एड्रेस क्या है, उसका डेट ऑफ टाइम क्या है जब क्राइम हुआ है, उसके लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड IMI नंबर, सारी इन्फॉर्मेशन एक नोडल ऑफिसर हमें प्रोवाइड कराता है। तो सर, आपका कहने का मतलब ये है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जब भी हमें कोई भी इंफॉर्मेशन अगर निकालनी पड़ती है रिगार्डिंग उस टाइम पर उस प्लेटफॉर्म को जो यूज़ कर रहा है उसके बारे में, तो हमें नोडल ऑफिसर की नीड होती है। उसी को हम अपनी जो इशू बताते हैं कि और वो हमें उस चीज़ के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन निकाल कर देता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं अगर एज ए इथिकल हैकर तो आपको नोडल ऑफिसर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन उस केस में क्या है कि आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन कोड में एडमिसिबल नहीं होती आपकी, जो भी आप निकालते हैं। लेकिन नोडल ऑफिसर की आवश्यकता कहाँ पे होती है? किसी भी क्राइम को आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन के दौरान में जो भी उस क्राइम के अंदर हमने किया, जो भी क्राइम हुआ, उस क्राइम की इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? नोडल ऑफिसर का सहारा लेना पड़ता है। नोडल ऑफिसर उसकी इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाता है, हम ताकि उसी इन्फॉर्मेशन को कोड में लगा देते हैं और वो केस स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वो कोड में एडमिसिबल होता है। क्योंकि नोडल ऑफिसर एक ऐसा ऑफिसर है जिसकी दिए गए वर्ड्स की वैल्यू है, जो कि एक कंपनी ऑपरेट कर रही है, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जब आपकी वोडाफोन, जियो, आइडिया, एयरटेल, कोई भी कंपनी है, इन सब के अपने अपने नोडल ऑफिसर तहत स्थित हैं। सर, जब भी सोशल मीडिया के ऊपर कोई फ्रॉड होता है या कोई स्कैम होता है या कोई किसी को साइबर बुल करता है, तो एज एन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कैसे आप उसको पकड़ते हैं सर? देखिए, बेसिकली क्या होता है, एज ए साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जब भी कोई केस ऐसा आता है कहीं पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी कोई भी अगर किसी की भी फ़ोटो को मॉर्फ करता है, न्यूड बना के कहीं पे भी अपलोड कर देता है, तो इसके लिए प्रिकॉशंस तो यही है। सबसे पहले आप 1930 पे कॉल करो और एक FIR कराइए, अपनी एक साइबर का कंप्लेंट कराइए, जो कि cybercrime.gov.in पे जाके आप कंप्लेंट कर सकते हैं ऑनलाइन। और इसके साथ साथ आपको जो ध्यान देने वाली चीज़ें होती हैं, इसके लिए क्या होता है, जो भी आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा वो फेसबुक के पास मेल डालेगा फ्रॉम द मेल ऑफ SHO की मेल से मेल जाएगा और तब जाके उसका IP एड्रेस इधर ऑर्गेनाइटेड क्या है वो है बताया जाएगा। उसका डेट और टाइम हमें साथ में मेंशन करना पड़ता है कि किस डेट को किस समय पे ये फ़ोटो अपलोड हुई और उसका साथ में स्क्रीनशॉट लगाना पड़ता है। ये ना सारी चीज़ होती है। लेकिन आपको अगर इंस्टेंट अगर सॉल्यूशन चाहिए तो आप किन्हीं 5 लोगों से उस पर्टिकुलर पोस्ट को अगर रिपोर्ट करा देते हो तो भी आपकी वो चीज़ ब्लॉक हो जाती है। सर, जो ये कॉल स्पूफिंग होती है ये क्या होता है और एक एज एन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आप उसको कैसे ट्रैक करते हैं जब कोई कॉल स्पूफ करता है? तो देखिए, कॉल स्पूफिंग है आजकल बहुत ट्रेंडिंग क्राइम है। ठीक है, कॉल स्पूफिंग में क्या होता है कि गूगल प्ले स्टोर पे या फिर एप्पल के ऐप स्टोर पे काफ़ी सारी कॉल स्पूफिंग के सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। उनके अंदर सिर्फ आपको बैलेंस डालना पड़ता है अपने डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से, और डेबिट कार्ड से आप क्रेडिट डाल के उसके अंदर
अपना किसी को भी कॉल स्पूफ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि आपका फ़ोन आपके हाथ में, मेरे हाथ में है, ठीक है, मैं आपके फ़ोन नंबर से अभी कहीं पे भी फ़ोन मारूंगा ऑडियंस में, मेरे फ़ोन नंबर से आप, हाँ जी, और उनके पास फ़ोन नंबर जाएगा, अगर वो उस फ़ोन नंबर पे बैक कॉल करते हैं तो फ़ोन आपके पास ही आएगा। बैक कॉल मेरे फ़ोन पे आएगा और कॉल आप करोगे उसके पास, और वो भी मेरे नंबर से। तो सर ये कैसे हो सकता है? ये कॉल स्पूफिंग होती है। ये बेसिकली क्या होता है, ये जो हम कॉल करते हैं ना, डेट इज़ द वॉइप कॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। वॉइप कॉल के थ्रू कॉल जाती है, इंटरनेट के थ्रू कॉल जाती है, जिसमें सिर्फ नंबर आपका दिखा रहा है, लेकिन नंबर जो है पीछे इधर ऑर्गेनाइजेटेड कोई हो रहा है, ठीक है। नंबर सिर्फ आपका शो कर रहा है उधर, इसको हम बोलते हैं वॉइप कॉल की का स्पूफ होता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर आप सीरियल निकलवाओगे तो आपके फ़ोन नंबर की अगर सीरियल हम लेते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं आएगा कि आपने कहीं पे कॉल नहीं करी हुई। लेकिन अगर सामने जिस भी ऑडियंस के पास कॉल गया है उनकी सीरियल लेते हैं तो उनके पास मतलब आएगा कि इंटरनेट कॉल आई है, वॉइप कॉल आई है। सर अभी आपने एक वर्ड बोला CDR, तो CDR क्या होती है सर? सीरियल होती है कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स होते हैं, जहाँ पे भी हम कॉल करते हैं हमारी एक सीरियल जनरेट होती है, हमने किस किस को कब कब कॉल किया, डेट और टाइम और लोकेशन के साथ। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान में हम किसी भी केस को जब इन्वेस्टिगेट करने बैठते हैं तो हम सामने वाले की सीडीआर लेते हैं और एक आईपीडीआर होती है। तो आईपीडीआर और सीडीआर को हम लेके इन्वेस्टिगेट करते हैं ताकि इसने कब कब कहाँ कहाँ पे कॉल किया और कौन सी लोकेशन से किया, किस लोकेशन पे किया, वो एक प्रूफ होता है। तो अभी जब आप यहाँ आए थे तो आप मुझे कॉल स्पूफिंग के बारे में कुछ बता रहे थे कि जैसे आपने किसी पुलिस ऑफिसर को एक कॉल स्पूफ किया था, तो सर वो क्या क्या केस था सर? बेसिकली क्या हुआ था, केस बड़ा अच्छी स्टोरी है, बताता हूँ मैं आपको। बेसिकली एक बार मैं थाने में एक SHO साहब हैं, हम मिलने गया, तो मैंने उनको फ़ोन किया, 2-3 बार फ़ोन किया, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि वो अपना मेरे ख्याल से नाइट थी उनकी, तो ना सो रहे थे वो। तो मैंने उनको 3-4 बार फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो मेरे को बहुत अर्जेंट काम था उनसे कुछ, तो नहीं उठाया। तो मैं परेशान हो गया, मेरे दिमाग में कुछ भी आइडिया नहीं आया। तो बस जानते हो ना एक हैकर माइंड, तो वही चीज़ माइंड में आ गई। मैंने क्या किया, कॉल स्पूफ का रैप उठाया और उनके सीनियर जो भी थे, इधर ACP DCP जो भी थे, उनका फ़ोन नंबर डाल के कॉल मिलाया। तो एकदम से SHO साहब ने फ़ोन उठाया और उन्होंने कहा जय हिंद जनाब। मैं कहा सर मैं हूँ, तो एक बार आपसे मिलना, एक बार काम है। तो तुम्हें कह रहे हैं कि ना साहब आपके साथ हैं क्या? मैं कहा नहीं साहब गए, अभी गए। तो कह रहे अंदर आ जाओ, अंदर बैठते हैं। तो वो मेरे से इस टाइप से मिल पाए। तो ये एक इंसिडेंट हुआ था। सर फिर एक इलीगल काम नहीं था? नहीं, काम तो इलीगल था, लेकिन जस्ट मैंने तो एक ट्राई किया ऐसे ही, तो उनको भी नहीं मालूम हुआ कि मैंने ऐसा किया कुछ। अच्छा, उनको भी पता नहीं चला। तो आज तक ये आपका जो केस है ये आज राज में मैंने खोल दिया, आज आपने इसके बारे में बताया। ठीक है सर। तो सर अभी आपने एक चीज़ और बताई कि वॉइप कॉल से कॉल जाती है, तो अब ये वॉइप कॉल क्या है? देखिए वॉइप कॉल होती है जब भी हम इंटरनेट से, जैसे आप लोग आजकल नॉर्मली व्हाट्सएप चलाते हो, स्काइप चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, तो इनके ऊपर सबके ऊपर आपने देखा होगा एक कॉल ऑप्शन आ गई है कि आप कॉल कर सकते हो खुद सामने से, ठीक है ना। कॉलिंग में हम बात कर सकते हैं वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, मतलब जो हमारा IP एड्रेस है उसके ऊपर वॉइस को भी जब डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है, वॉइस डाटा को, तो उसको हम लोग वॉइप कॉल बोलते हैं। इसलिए इसका सिंपल सा नाम ही यही है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। मतलब जब हम आवाज़ को IP के साथ भेजते हैं, तो IP के साथ जब हम आवाज़ को भेज रहे हैं तो वो हमारी कॉल क्या है कि किसी टावर से नहीं जा रही, इंटरनेट के साथ ही हमारी वॉइस ट्रैवल कर रही है। हमारी जो वॉइस हमारी इंटरनेट पे ट्रैवल कर रही है, तो जो वो हमारी इंटरनेट पे वॉइस ट्रैवल कर रही है उसके थ्रू हम किसी से भी वार्तालाप कर रहे हैं, कॉल में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो हमारी वॉइप कॉल कहलाती है। ओके। तो सर जैसे मेरे पास काफ़ी ऑफिसर्स हैं जो मुझसे अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं, क्या वॉइप कॉल को हम लाइव ट्रैक कर सकते हैं? बिल्कुल, वॉइप कॉल को हम लोग लाइव ट्रैक कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने उठाया है, क्योंकि अक्सर क्या ना होता है, केसेस आते हैं और केसेस में हम लोग इन चीज़ों में फेल हो जाते हैं। तो इसका मैं एक केस स्टडी भी आपको साथ में बताऊंगा। तो वॉइप ओवर इंटरनेट कॉल को आप एक टूल आता है वायरशार्क। ओके। शायद आप सब लोग जानते होंगे, जानते, जब ऑडियंस हमारी जानती नहीं है तो, लेकिन इसके बारे में बताता हूँ। वॉइस ओवर इंटरनेट को ट्रैक करने का एक सिंपल वे है वायरशार्क। एक टूल होता है जो कि हमारे पैकेट एनालिसिस के काम आता है। डेटा में जितने हमारे, जब भी हम किसी को कॉल करते हैं, जब मैसेज भेजते हैं, तो हमारा एक पैकेट ट्रांसफ़र होता है। जैसे मैंने इनसे वार्तालाप किया, इनसे वार्तालाप करने में क्या है कि मेरी तरफ से इनके पास एक पैकेट जा रहा है, वो पैकेट जितना ले रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिर ये वेरीफाई करके वही पैकेट मेरे पास भेज रहे हैं, तब हमारा कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। इसमें एक 3 वे हैंडशेक होता है। 3 वे हैंडशेक में क्या होता है, मैंने इन तक एक पैकेट पहुंचाया, इन्होंने कहा हाँ जी सर मेरे तक पैकेट आ गया, इन्होंने वापस भेजा,
तो हमारा सेशन इधर क्लोज हो जाता है। लेकिन मेरी तरफ से एक और एक्नॉलेजमेंट जाएगी इनके पास कि आपके पास कॉल आ गई थी, ठीक है सब, उसके बाद इनकी तरफ से कोई भी इधर आउटपुट नहीं आएगा। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं एक वार्तालाप, कम्युनिकेशन, ठीक है। इसमें क्या है कि पैकेट का इधर आदान प्रदान होता है, और जो पैकेट होते हैं अगर हम उनको इन्वेस्टिगेट करें, कैप्चर करें, उन पैकेट के नज़रिए हम लोग लोकेशन, आईपी एड्रेस, IMI नंबर, फ़ोन नंबर, इवन कॉल सुन भी सकते हैं। तो वायरशार्क नाम के टूल से हम लोग इसको देख सकते हैं। इसके एक केस स्टडी भी साथ साथ बताया था मैं आपको। एक बार क्या है कि गुड़गांव में जितने पैसे वाले लोग होते हैं उनसे एक बार एक्सटॉर्शन मांगेगी। अगर जो पैसा दे देता तो ठीक था, नहीं देता तो उनके पैरों में गोलियां चलवा दी जाती थी। तो गुड़गांव पुलिस ने मेरे को अप्रोच किया था इस काम के लिए कि ना जी उनका एक आदमी उठा लिया है, अभी शाम को 5 बजे कॉल आएगी, तो कैसे इन्वेस्टिगेट होगा। हम बैठे थे सब, तो शाम को 5 बजे कॉल आती है, लेकिन व्हाट्सएप पे कॉल आती है और +315 से कॉल आती है। अब देखने वाली बात क्या है कि जो कॉल आ रही है एक तो व्हाट्सएप पे आ रही है, व्हाट्सएप की कॉल ट्रैकेबल नहीं है, क्यों, वॉइप कॉल है। अभी जो हमने बात करी वॉइस ओवर द इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइप कॉल है तो वो भी ट्रैक नहीं हो पाई, ठीक है। दूसरी चीज़ नंबर आ रहा है +315 जो कि US का बाहर का है कहीं का। नंबर को भी हम ट्रैक नहीं कर सकते। नंबर को भी हम ट्रैक नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास CDR लेंगे, CDR उसकी आएगी नहीं क्योंकि नंबर ही आउट ऑफ इंडिया का है, ठीक है। अब 2 चीज़ें सामने आ गई, तो हमने क्या किया, उस केस को कैसे इन्वेस्टिगेट किया। हालांकि उस केस को सॉल्व करने में हमें 1 महीने से ऊपर का टाइम ले लिया हमने। लेकिन उसमें क्या हुआ कि बेसिकली हमने उसके पैकेट एनालाइज़ किए। पहले पैकेट एनालाइज में लोकेशन आई राजस्थान की, टीम भेजी वहाँ पे राजस्थान में, कोई नहीं था। फिर हमने फिर पैकेट ट्रैक किए, लोकेशन राजस्थान की ही लेकिन अलग जगह की, फिर हमें नहीं मिला आउटपुट। तो ये मतलब क्या बार बार लोकेशन चेंज हो रही थी? हाँ, लोकेशन चेंज हो रही थी। हमने फिर लगातार 1 महीने तक बैठ के कॉल के पैकेट एनालाइज किए, तो हमारे पास काफ़ी सारी लोकेशंस आई, काफ़ी सारी चीज़ें आई। हमने फिर उनमें फ़िल्टर किया कि कॉमन हमें लोकेशंस कौन कौन सी मिल रही हैं, सारी लोकेशन का चार्ट बनाया। अब हमें क्या है कि एक लोकेशन हमारे पास कम से कम 20 बार से ऊपर आ गई थी, एक जगह की लोकेशन। तो हमने क्या किया, हमने इंतज़ार किया कि अगली बार जब कॉल आएगा तो हम पहले से उसी लोकेशन पे टीम को तैनात करें, और जब कॉल आएगा तब हम देखते हैं कि उस जगह पे हम इन्वेस्टिगेशन में सक्सेसफुल हो पाते कि नहीं हो पाते। और वही चीज़ हुआ, हमने उधर टीम भेजी, पहले से टीम तैयार थी, कॉल आया, कॉल आने पे वही वाली लोकेशन पे हमें वही मिला आउटपुट, हमने उधर भेजा तो बंदे उठा लिए गए। तो हमें टाइम लगा, लेकिन हमें प्रॉपर ढंग से बनानी पड़ी चीज़ें और ढंग से करनी पड़ी, लेकिन हम सक्सेसफुल हो गए आफ्टर 1 मंथ। ओके, तो सर जैसे जो वॉइप कॉल के अंदर जो कम्युनिकेशन होता है वो इनक्रिप्टेड नहीं होता, इनक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं होता? नहीं, इनक्रिप्टेड होता है। इनक्रिप्टेड होता है? हाँ, डाटा इनक्रिप्टेड होता है। डेटा इनक्रिप्टेड होता है? डेटा इनक्रिप्ट। तो क्या सर डेटा इनक्रिप्ट डेटा को हम इंटरसेप्ट कैसे कर पाते हैं फिर? एनक्रिप्ट डेटा को क्या ना होता है कि जैसे आपके पास जब भी आप वायरशार्क में इसको इन्वेस्टिगेट करते हो, डेटा जो आता है एनक्रिप्टेड फॉर्म में आता है, आपको उसको हेक्साडेसिमल से कन्वर्ट करना पड़ता है। ओके, नॉर्मल अगर आप वैसे उठाओगे, अगर STDDP पैकेट आ रहे होंगे आपके पास, तो आपका नॉर्मल सब चीज़ें ओपन दिख जाएंगी। अगर जहाँ पे आपका STDDPS यूज़ हो जाता है, जहाँ पे आपका सिक्योर हो जाता है, इनक्रिप्टेड फॉर्म यूज़ होती है, वहाँ पे आपको कन्वर्जन करके डेटा उठाना पड़ता है। सर एज एन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या आपके सामने कभी कोई ऐसा केस आया है जिसने आपकी रातों की नींद उड़ा दी हो? तो एक तो मेरा बहुत जो अच्छा केस था, 1 रुपये का केस था। 1 रुपये? हाँ। क्या सर 1 रुपये का केस? हाँ, वो उस केस को आप कह रहे हो कि आपका सबसे अच्छा केस था? हाँ, सबसे अच्छा क्या सीक्रेट है सर इसका? बेसिकली बताता हूँ। बेसिकली एक अंकल जी थे, 65 ईयर्स ओल्ड नियर अबाउट। अपने टाइम पे उन्होंने हैकिंग सीखी थी। 65 ईयर ओल्ड? यस। और अपने टाइम के ऊपर उन्होंने हैकिंग सीखी थी? और वो Pentium 2 पे हैकिंग करते थे। जब मैंने उनसे बातचीत की, सब चीज़ें पूछी, तो उन्होंने बताया कि वो उन्होंने Pentium 2 पे हैकिंग करते थे उस टाइम पे, और जबकि उस टाइम तो बहुत सिक्योरिटी भी नहीं थी, वरना तब भी उन्होंने ये काम कर दिखाया। अब ये केस बताता हूँ क्या था। बेसिकली इसी के साथ साथ एक और पहलू जुड़ा हुआ है। एक अंकल और थे जो कि 75 ईयर्स ओल्ड थे कि 78 ईयर्स ओल्ड थे, तो उन्होंने कंप्लेंट करी थी। तो बेसिकली क्या हो रहा था, उनके अकाउंट में से हर महीने 1 रुपया माइनस हो रहा था। जो 75 या 78 ईयर ओल्ड जो अंकल थे उनके अकाउंट से? हाँ, उनके अकाउंट से। अब आप कहोगे 1 रुपया माइनस हो रहा था तो क्या हुआ। बेसिकली आपके अकाउंट से, जब मेरे अकाउंट से, जब ऑडियंस में किसी के भी अकाउंट से, हाँ, अगर हर महीने 1 रुपया माइनस होगा, हम लोग इग्नोर मारेंगे, कोई SMS चार्ज कर गया, जब कुछ भी बट है।
लेकिन उन अंकल की आदत थी, वो ना एक एक पैसे का हिसाब नोट करते थे अपने पास। अगर 0.20 है तो 0.20 को भी मार्क करके लेके जाते थे लास्ट तक, कि अगर मेरे टोटल करके 0.86 पैसे बन रहे हैं तो 0.86 ही होने चाहिए। तो वो एक एक पैसे का अपने पास नोट डाउन करते थे रफ, मतलब उनको कोई लैपटॉप जब कंप्यूटर पे नया नहीं आता अकाउंट बनाऊँ, हाथ से लिख के प्रॉपर मार्क आउट करते थे। तो एक दिन की बात है, मैं थाने में गया, तो थाने में SHO साहब बैठे होते, उनके सामने वो बैठे होते कंप्लेंट देने के लिए। तो फिर SHO साहब ने मेरे को कहा कि ना यार अमित, अच्छा हुआ तू आ गया, एक मिनट अंकल जी का केस है तो एक बार देख क्या है। मैं क्या है जी? उन्होंने कहा जी बेटा 3 महीने से ये रही मेरी स्टेटमेंट, 3 रुपये अब तक माइनस हो गए मेरे। तो फिर SHO साहब ने कहा मैं इनको 500 का नोट दे रहा हूँ, इधर ऑफर कर रहा हूँ ताकि भाई FIR मत कराओ, आप ये लो 500 लो ना, आपके 3 गए, आप 500 लो। तो वो कह रहे नहीं FIR करो, जिसको इन्वेस्टिगेट करो कौन है क्या है। तो बेसिकली मेरे को भी थोड़ा ऐसा हुआ फिल्म में कि क्या ये कोई केस है, हाँ 3 रुपए के लिए आप, हाँ तो कौन इन्वेस्टिगेट करेगा। तो मैं भी थोड़ा सा शॉक्ड हुआ, लेकिन फिर केस जब फॉरवर्ड हुआ तो देखा, तो मैंने इन्वेस्टिगेट किया। तो इन्वेस्टिगेट में मेरे पास कुछ इधर IP एड्रेसेस आए, तो IP एड्रेसेस से फिर अकाउंट नंबर आए, अकाउंट नंबर से हमें मालूम हुआ कि उनके भी 1-1 रुपये माइनस हो रहे हैं। तो हमने बैंक से स्टेटमेंट मंगाई, फिर देखा तो स्टेटमेंट में माइनस थे उनके भी 1-1 रुपये। फिर उनको कॉल किया, उनको कहा एक बार थाने आए। जब फिर उनको इन्वेस्टिगेट किया तो उनसे बात करी, तो उनको कहा जी ये आपके माइनस हो रहे हैं। उन्होंने कहा मैं तो मालूम ही नहीं, उनकी नॉलेज में ही नहीं था, सब चीज़ें देखी, पता ही नहीं था। जो और लोग थे जिनके अकाउंट से 1-1 रुपये कट रहा था, उनको पता उनको नहीं मालूम था। तो फिर चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया, IP एड्रेस ढूंढे, स्टैटिक IP ढूंढी, तो BSNL का हमारे पास आया कि ना BSNL की स्टैटिक IP थी। BSNL से ट्रेस रूट लिया, ट्रेस रूट में हमें मार्क किया गया कि प्रॉपर ये वाली इसकी स्टैटिक IP, इसके ऊपर ये डायनेमिक IP काम कर रही है और इस डायनेमिक IP का एड्रेस ये है। तो हमें वो मार्क किया गया। तो हमें जब मार्क किया गया तो हम उस लोकेशन पे पहुँचे टीम के साथ पहुँचे, तो बेल बजाई, वही 65 ईयर्स ओल्ड अंकल जी बाहर आए। तो उनसे कहा जी आपके लिए ये है, तो एक बार बताओ। इन्वेस्टिगेट किया बैठ के, कुछ भी नहीं लगा, मतलब लगा नॉर्मल है, ये क्या कर पाएंगे। सब चीज़ें चलती रही, कुछ चीज़ नहीं मिली। अच्छा, आपके हाथ कुछ भी नहीं लगा वहाँ पर? कुछ भी नहीं आया, हम लोग हार गए। हमने सोचा कि हमने मतलब ढूंढ तो सबको लिया लेकिन मिला नहीं कुछ भी। तो जैसे ही उठ के जाने लगे, तो जैसे उनका फ्लैट था, MIG टाइप फ्लैट था, तो MIG फ्लैट में बेसिकली क्या होता है, वॉशरूम के आगे एक ऊपर ना वो स्टोर टाइप बना होता है, म्यानी बोलते हैं। रूम के आगे या ऊपर बना होता है। तो उसके अंदर एक ना राउटर पकड़ा हुआ था, उसमें लाइट ब्लिंक कर रही थी, वो हमें बाई चांस दिख गई। तो हमने जो घर पे जेन्युइन राउटर था उसकी भी IP चेक करी, सब किया, तो हमें नहीं मिला। तो उसमें एक राउटर था, उसकी लाइट ब्लिंक कर रही थी, उसको देखा, तो फिर उसको कनेक्ट मारा, तो हमें सब कुछ मिल गया। फिर सब कुछ मिल गया आपको। तो बेसिकली जो अंकल थे वो, उन्होंने अपने घर में 2 कनेक्शन लगवा रखे थे। 2 कनेक्शन थे, और आपको मज़े की बात बताता हूँ, उन्होंने 2 से 2.5 करोड़ अकाउंट हैक किए हुए थे, सबके अकाउंट में से 1 रुपया हर महीने का। तो ये कितने टाइम से कर रहे थे वो 3-4 महीने ही हुए थे। अच्छा, 3-4 महीने हुए थे। अगर वो अंकल जो दूसरे 78 ईयर ओल्ड जो अंकल है, वो अगर उनकी रिपोर्ट ना करते, केस भी बता रहा हूँ 2007 का काफ़ी पुराना केस है। फिर ये लगभग 12 स्टेट्स की पुलिस के साथ काम कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं रिसेंटली में भी, ठीक है। और आपके पास 32+ नेशनल और इंटरनेशनल सर्टिफिकेट हैं साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फोरेंसिक्स की फील्ड के अंदर। आपका सर इतना एक्सपीरियंस है, तो मेरा आपसे एक सवाल है कि आप जो हमारी ऑडियंस है उसमें से अगर कोई एक फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर बनना चाहता है, एक डिजिटल इन्वेस्टिगेटर बनना चाहता है, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे, क्या रोड मैप होगा सर उसके लिए? देखिए, इसके लिए रोड मैप यही है कि अगर आप एक साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन स्पेशलिस्ट या फिर आप एक फोरेंसिक एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो फोरेंसिक एक्सपर्ट के लिए आपके पास EC काउंसिल के कुछ कोर्सेज़ हैं, जैसे कि CHFI कंप्यूटर हैकिंग फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर, या फिर CH हो गया सर्टिफाइड एथिकल हैकर। तो आप इन कोर्सेज़ को कर सकते हो। और प्लस इसके साथ साथ अगर मैं कहूँ रोड मैप के लिए, तो आपको हार्डवेयर, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसकी अच्छी लैंग्वेज नॉलेज होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपको इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन सीखने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, और आपको अपना टाइम देना पड़ेगा। अगर आप टाइम देते हैं तो आप इसके ऊपर बिल्कुल सफल हो जाएंगे एक दिन। क्या थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को डार्क वेब के बारे में बताएंगे, क्या होता है बेसिक? मैं बड़ी अच्छी आपको बात बताता हूँ कि इस फ़ोन में क्या है कि जैसे हमने एक सेल्फ़ी खींची, हमने एक फ़ोटो ली, हम सोचते हैं कि ये फ़ोटो मैं कहीं पे इंटरनेट पे भेज नहीं रहा,
सेफ एंड सिक्योर हूँ। अब ये जो फ़ोटो है हमारी, हमने कहीं पर इंटरनेट नेट पे भेजी नहीं, लेकिन इस फ़ोटो में क्या है कि बेसिकली ये फ़ोटो ऑटोमेटिकली डार्क वेब पे सेल होगी, अपने आप डार्क वेब पे चली। डार्क वेब पे पहुंच गई। एक इसी में केस बताता हूँ, एक ट्रैफिक के सब इंस्पेक्टर थे, मेरे पास एक बार बैठे थे, उनका फ़ोन चोरी हो गया था। तो उन्होंने मेरे को कहा कि ना मेरा फ़ोन चोरी हो गया है। तो मैं भाई कोई डाटा मेरा सारा उसमें था, मेरी बेटी की शादी हुई थी तो उसकी स्नैप्स वगैरह थी सारी उसमें, तो मेरा डाटा सारा गया। भाई कोई ऑप्शन है? मैंने उनको जस्ट ऐसे ही कहा कि अपना ईमेल आईडी बताओ जो उसमें था। उन्होंने अपना ईमेल आईडी दिया, तो मैंने डार्क वेब पे काफ़ी सर्चिंग उस टाइम मारता था मैं, तो मेरे पास एक लिंक था कि उसमें मैंने ट्राई नहीं मारा था कभी आज तक, पहली बार उन पर ट्राई किया था। तो उस लिंक पे मेरे को था कि कहते थे कि आप अपना ईमेल आईडी डालो, आपके जो भी डाटा होगा उसमें आ जाएगा। तो मैंने उन्हीं पे ट्राई मारा, मैंने उनको डाला, तो उनकी पूरी की पूरी फ़ोटोग्राफ्स सारी उस पर आ गई, सारी फ़ोटो रिकवर हो गई रिकवर आ गई। इवन उनके जो पहले 2 फ़ोन खोए थे उनमें भी वही ईमेल आईडी था, उसका भी डाटा आ गया, उसका डेटा भी आ गया। और डेटा के अंदर क्या क्या आया उनका? सारी इमेजेस आ गई उनकी, टोटल इमेजेस एंड वीडियोस, कॉन्टेक्ट्स वगैरह भी आए? कॉन्टेक्ट्स नहीं आए, कॉन्टेक्ट्स नहीं आए, खाली इमेजेस और वीडियोस। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि डार्क वेब पे उन्होंने कभी कोई डाटा शेयर किया नहीं, लेकिन पूरा का पूरा डाटा उनका डार्क वेब के ऊपर था। डार्क वेब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पूरे वर्ल्ड के हैकर्स इकट्ठे होके कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो इलीगल हो चाहे लीगल हो, ठीक है। ज़्यादातर इलीगल एक्टिविटीज़ होती है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और ड्रग ट्रैफिकिंग। जहाँ अगर आपको कहीं पे हथियार लेने हैं, बेचने हैं, जब कोई भी काम करना है तो डार्क वेब पे सब इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं। सर डार्क वेब को लेकर भी मेरा एक क्वेश्चन था सर, ये इतना ज़्यादा एनोनिमस कैसे है? ये अपनी प्राइवेसी को कैसे मेंटेन करता है, क्या रीज़न है? प्राइवेसी मेंटेन कैसे होती है? कभी भी हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो उसको हम इंडेक्सिंग करते हैं। आप देखते हो कि आपने अपनी अगर ramcyberacademy.com वेबसाइट बनाई तो आपने उसको एक नाम दिया, इंडेक्स किया ना, mcyberacademy.com, लोग आप तक उसके थ्रू रीच मारते हैं, ठीक है, कोई नाम से, क्योंकि एक इंडेक्स है, वो उसका एक नाम है। तो डार्क वेब पे क्या होता है, जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं नॉन इंडेक्स पेजेस होते हैं। नॉन इंडेक्स पेजेस में क्या होता है कि हम उन तक रीच नहीं कर सकते। अब एक रूम है, मैं एग्जांपल देता हूँ, एक रूम है, उसमें मैंने बॉक्सेस भर दिए, मैंने आपको कहा जाके 3 नंबर का बॉक्स उठा लो। अगर इंडेक्स होंगे तो आप 3 नंबर उठा के ले आओगे, अगर नहीं होंगे तो आप सोचोगे लेफ्ट से 3, राइट से 3, आगे से 3, पीछे से 3, कहाँ से 3। तो इसी टाइप से डार्क वेब के अंदर पेजेस हैं, वो नॉन इंडेक्स पेजेस हैं, तो हमें मालूम नहीं होते, हमें दिखते नहीं है। जो कि हम लोग गूगल डॉक्स वगैरह चलाते हैं, उनके सामने भी हमें चीज़ें मिलती हैं, लेकिन इतनी ब्रीफ में नहीं मिल पाती। तो डी वेब और डार्क वेब वही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे नॉन इंडेक्स पेजेस हैं, या फिर पासवर्ड के पीछे प्रोटेक्टेड पेजेस होते हैं, वही सारा डेटा होता है। सर एक मोबाइल को लेके और एक क्वेश्चन रहता है दिमाग के अंदर काफ़ी बार। सर ये मोबाइल जो होता है ये कितना सिक्योर है? क्या iOS है, जो एप्पल के डिवाइसेज होते हैं वो सिक्योर है? यस, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी फील्ड के अंदर तो सिक्योरिटी को मिथ ही माना जाता है, लेकिन लोगों के पर्सपेक्टिव से आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, लोग सोचते हैं कि हमने अपने फ़ोन को पकड़ा हुआ हाथ में, लेकिन मैं कहता हूँ ये बॉम्ब है हाथ में आपके। बॉम्ब है सर? बॉम्ब है। क्या सर, कैसे बॉम्ब है सर ये? अभी मैं बताता हूँ ये बॉम्ब क्या कैसे है। अब ये बॉम्ब क्या कैसे है कि हम इसको, मतलब एक आम जनता सोचती है ये हमने फ़ोन करने के लिए लिया है, या फिर फ़ोटोज़ खींचने के लिए लिया है, या फिर वो व्हाट्सएप पर डाटा इधर से उधर भेजने के लिए लिया है। लेकिन उनके लिए बहुत बड़ा मिथ है ये कि सिक्योरिटी जो है हम सिक्योर हैं, ठीक है। इसको मैं भी बार बार एक ही वर्ड बोलता हूँ हर जगह पे कि सिक्योरिटी इज़ मिथ। सिक्योरिटी क्यों मिथ है? क्योंकि सिक्योरिटी का मतलब है हम सोचते हैं कि हमने इसके ऊपर फिंगर प्रिंट लगाया हुआ है, पासवर्ड लगाए हुए हैं, फेस लॉक लगाया हुआ है, इतनी चीज़ों से इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है, हमारा फ़ोन कोई नहीं खोल सकता। हमारा यही मानना है, नॉर्मल लोगों की भी बात करें तो यही मानना है उनका कि भाई हमारा फ़ोन सेफ़ है, क्योंकि हमने इस पर पासवर्ड लगाया हुआ है, हमने इस पर थंब लॉक लगाया हुआ है, हमने इस पर कोई भी चीज़ लगाई हुई है, फेस लॉक लगाया हुआ है। तो लेकिन ऐसा नहीं है, एक हैकर चाहे तो विद इन फ्यू सेकेंड्स आपका पूरा डेटा एक्सेस कर सकता है, पूरे फ़ोन का डेटा एक्सेस, पूरे फ़ोन का डेटा एक्सेस कर सकता है, एक सिंपल सी चीज़ आपको भेज के जहाँ आपसे। और इवन आजकल बहुत टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि अगर मैं अपने फ़ोन को ऐसा इक्विप कर देता हूँ, इस फ़ोन से मैं कहीं पे भी फ़ोन मारता हूँ तो उसका फ़ोन हैक हो जाएगा। सिर्फ एक फ़ोन करने से दूसरे का फ़ोन हैक हो जाएगा, फ़ोन हैक और सारा एक्सेस आपके पास, सारा एक्सेस आ जाएगा। इवन इसका फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, इसकी लाइव कन्वर्सेशन, लोकेशन, इसका सारा डेटा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आप अपने हाथ में बॉम्ब लेके चल रहे हैं,